स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर चर्चा करने वाले हैं, रॉबर्ट ग्रीन की द आर्ट ऑफ सेडक्शन। ये किताब मानवीय आकर्षण, मतलब लोग एक दूसरे की तरफ क्यों खिंचते हैं और किसी को अपनी बात मनवाने या अपनी तरफ खींचने के पीछे का जो मनोविज्ञान है, उसे समझने की कोशिश करती है। हमारे जो स्रोत हैं वो ये दिखाते हैं कि कैसे कुछ लोग दूसरों पर एक खास किस्म का असर डालने के लिए कुछ जानी पहचानी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये तकनीकें कोई जादू नहीं है बल्कि मनोविज्ञान पर आधारित है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन्हीं तकनीकों को समझें और साथ ही ग्रीन ने जो अलग अलग तरह के सिड्यूसर किरदारों के बारे में बताया है उन पर भी बात करें। और ये साफ कर देना जरूरी है कि यहाँ बात सिर्फ खूबसूरती या लुक्स की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, मतलब साइकोलॉजी की बात है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी चर्चा को। तो ग्रीन का एक जो मुख्य तर्क है वो ये है कि सेडक्शन असल में एक मनोवैज्ञानिक खेल है, जैसे कोई थिएटर चल रहा हो। थिएटर कैसे? उनका कहना है कि लोग अक्सर अपनी रोजमर्रा की जो सीमित भूमिकाएं होती हैं, हाँ, उनसे बोर हो जाते हैं, मतलब एक ही ढर्रे पे चलते चलते। हाँ, ये तो होता है। और फिर वो उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो अपनी पहचान बदल सकते हैं, जिनमें एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे पुराने ग्रीक मिथकों में देवता ज़्यूस थे, वो रूप बदल लेते थे। अच्छा, मतलब जो लोग थोड़े रहस्यमयी या अनप्रिडिक्टेबल हों। हाँ, कुछ वैसा ही। ग्रीन कहते हैं कि लोग शायद हकीकत से ज्यादा भ्रम और कल्पना को पसंद करते हैं। उन्हें वो चाहिए जो उनकी रोज की जिंदगी से अलग हो, कुछ रोमांचक। और यहीं पर वो अलग अलग सिड्यूसर टाइप्स की बात आती है ना? उन्होंने 9 प्रकार बताए हैं। हाँ, 9 प्रकार। ये क्या है, बताएंगे थोड़ा इनके बारे में? बिल्कुल। हर प्रकार का अपना एक खास गुण होता है, एक खास तरीका होता है लोगों को खींचने का। जैसे एक है सायरन। सायरन? जैसे वो ग्रीक कहानियों वाली? हाँ, कुछ वैसी ही एनर्जी। ग्रीन क्लियोपैट्रा का उदाहरण देते हैं। सायरन अपनी खास किस्म की फेमिनिन मोहक ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। अच्छा, वो कैसे? वो पुरुषों को अपनी दुनिया में खींच लेती है। कभी उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देगी, उन्हें स्पेशल महसूस कराएगी और फिर अचानक एकदम से उदासीन हो जाएगी, दूरी बना लेगी। ओह, तो ये एक तरह का पुश पुल है, ध्यान खींचना और फिर पीछे हट जाना। हाँ, बिल्कुल। उसकी आवाज, उसके हाव भाव, उसका पूरा व्यक्तित्व, उसमें एक ऐसा जादू होता है जो लोगों को कंफ्यूज भी करता है और आकर्षित भी। वो एक रहस्यमय दुनिया का एहसास कराती है। ये दिलचस्प है। तो ये तो हुई सायरन। क्या सभी प्रकार इतने रहस्य पर आधारित होते हैं? नहीं, हमेशा नहीं। बिल्कुल अलग तरह का एक प्रकार है रेक। रेक, इसका क्या मतलब है? रेक वो किरदार है जो विपरीत लिंग के प्रति, मतलब महिलाओं के प्रति, एक कभी न बुझने वाली अतृप्त इच्छा दिखाता है, जैसे ड्यूक डी रिशेल्यू या डॉन जुआन के किस्से हैं। अच्छा, तो ये अपनी इच्छा छुपाते नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उनकी ये जो प्रबल इच्छा है ये संक्रामक होती है, मतलब ये दूसरों में भी वैसी ही तीव्र भावनाएं जगा सकती है। वो आकर्षक भाषा बोलने में उस्ताद होते हैं और उनमें ना एक हल्का से खतरे का एहसास भी होता है जो कुछ लोगों को बहुत रोमांचक लगता है। हाँ, ये बैड बॉय वाली अपील शायद। कुछ हद तक। और अक्सर तो उनकी जो ये रेपुटेशन होती है, उनकी जो शोहरत होती है, वही उनके लिए आधा काम कर देती है। लोग पहले से ही उनके बारे में एक धारणा बना लेते हैं। और सायरिंग रहस्य से खींचती है और रैकेट खुली इच्छा और शायद थोड़े से खतरे के एहसास से। बिल्कुल अलग तरीके। एग्जैक्टली। और एक और प्रकार है डैंडी। ये भी बड़ा अनोखा है। डैंडी? ये कौन होते हैं? डैंडी वो हैं जो अपनी छवि के साथ खेलते हैं। वो पुरुषत्व और स्त्रीत्व के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देते हैं। मतलब वो ना तो पूरी तरह से मर्दाना दिखते हैं, ना पूरी तरह से जनाना। हो, तो ये जेंडर की बनी बनाई इमेज को चैलेंज करते हैं। हाँ, एक तरह से। और ग्रीन कहते हैं कि ये हमें इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक कैटेगरी में फिट करना मुश्किल होता है। वो एक तरह की स्वतंत्रता, आज़ादी का संकेत देते हैं कि वो सामाजिक बंधनों से ऊपर हैं। ये भी एक अलग तरह का आकर्षण है। जो चीज समझ ना आए वो अक्सर खींचती है। बिल्कुल। फिर एक और टाइप है स्टार। जैसे फिल्म स्टार? हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक्टर होने के बारे में नहीं है। स्टार वो हैं जिनमें एक खास किस्म की चमक होती है। वो दूसरों से अलग दिखते हैं, अपने स्टाइल से, अपने अंदाज से। वो हमें उन्हें देखने पर मजबूर करते हैं, लेकिन साथ ही वो थोड़े दूर और अस्पष्ट भी रहते हैं। मतलब हम उन्हें पूरी तरह से जान नहीं पाते। तो इससे क्या होता है? इससे हमारे मन में उनके लिए कल्पना बढ़ जाती है। हम खाली जगहों को अपनी सोच से भरते हैं।
ग्रीन मर्लिन मुनरो के चलने के मशहूर तरीके का जिक्र करते हैं। उसमें मासूमियत और सेक्स अपील का एक अजीब सा मिश्रण था जो लोगों को समझ नहीं आता था पर खींचता था। सही है, ये तो हुए कुछ प्रकार। लेकिन ग्रीन सिर्फ किरदारों की बात नहीं करते, वो कुछ रणनीतियों मतलब तरीकों पर भी जोर देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, किरदारों के अलावा ये रणनीतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और पहली जो दिलचस्प रणनीति है वो है अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण, इनडायरेक्ट अप्रोच। हाँ मतलब ये कि शुरुआत में ही अगर आप बहुत सीधे सीधे अपनी मंशा जाहिर कर देंगे तो सामने वाला शायद डिफेंसिव हो जाए, प्रतिरोध करे। हाँ, ये तो हो सकता है। तो बेहतर है कि आप पहले उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं। शायद एक दोस्त बनकर शुरुआत करें और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े, विश्वास जीते। अच्छा, जैसे ग्रीन ने लाओजुन का उदाहरण दिया है ग्रैंड मैडमोजेल के साथ। हाँ बिल्कुल, लाओजुन ने पहले दोस्ती का नाटक किया, विश्वास जीता और फिर धीरे धीरे माहौल बनाया। ये तरीका ज्यादा कारगर हो सकता है क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि कब वो आपके प्रभाव में आ गए। ये समझ आता है, धीरे धीरे विश्वास जीतना। लेकिन ग्रीन एक और थोड़ी अजीब सी बात कहते हैं, मिश्रित संकेत भेजना, सेंडिंग मिक्स सिग्नल्स। हाँ, ये भी एक रणनीति। लोगों को कंफ्यूज करना, मतलब कभी सख्त, कभी नरम, कभी बहुत ध्यान देना, कभी एकदम बेरुखी दिखाना। ये कैसे काम करता है? ये तो सामने वाले को परेशान नहीं करेगा? हाँ, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना। लेकिन ग्रीन का तर्क है कि ये जो भ्रम है या अनिश्चितता है, यही लोगों की दिलचस्पी जगाती है। दिलचस्पी कंफ्यूजन से? हाँ, जब कोई इंसान पूरी तरह से समझ नहीं आता, जब उसके व्यवहार में उतार चढ़ाव होते हैं, तो वो ज्यादा रहस्यमयी लगता है। ये अनिश्चितता लोगों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वो जानना चाहते हैं कि आप असल में क्या है, आप क्या महसूस करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से उन्हें बांधे रखता है। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक हुक की तरह काम करता है। उन्हें लगता है कि आप में गहराई है, आप साधारण नहीं है, और ये जानने की उत्सुकता उन्हें आपकी तरफ खींचती है। दिलचस्प है। रहस्य बनाए रखना एक कारगर तरीका हो सकता है। अच्छा, एक और रणनीति जिसका जिक्र है और वो मुझे और भी अनोखी लगी, वो है कमजोरी और भेद्यता का प्रदर्शन। जी हाँ, ये भी एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। लेकिन ये कैसे? आमतौर पर तो लोग ताकत दिखाना चाहते हैं ना, कमजोर दिखने से क्या हासिल होगा? देखिए, ये एक बहुत चालाकी भरी मनोवैज्ञानिक चाल है। ग्रीन कहते हैं कि अपनी असली मंशा या अपनी ताकत को छिपाने के लिए आप सामने वाले को श्रेष्ठ महसूस करा सकते हैं। श्रेष्ठ महसूस करा के? हाँ, जब आप खुद को थोड़ा कमजोर, थोड़ा वल्नरेबल दिखाते हैं, शायद अपनी कोई कमी बताकर या थोड़ी शर्मिंदगी जाहिर करके या यहाँ तक कि आंसू दिखाकर, तो इससे सामने वाले के मन में सहानुभूति पैदा होती है। हमदर्दी। हाँ, हमदर्दी। और ग्रीन के अनुसार ये सहानुभूति धीरे धीरे लगाव या प्यार में बदल सकती है। जब कोई आपकी रक्षा करना चाहता है या आपको समझना चाहता है, तो वो भावनात्मक रूप से आपके करीब आ जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से हथियार टाल देने जैसा है ताकि सामने वाला अपनी गार्ड नीचे कर दे। बिल्कुल, वेलमोंट ने प्रेसिडेंट डी टूरवेल के साथ कुछ ऐसा ही किया था। उसने खुद को हालात का शिकार, एक बेचारा आशिक दिखाकर उसकी हमदर्दी जीती, जबकि उसका इरादा कुछ और ही था। ये दिखाता है कि कमजोरी का प्रदर्शन कितना प्रभावी हो सकता है। तो ये सब तरीके, ये सब मनोवैज्ञानिक दांव पेच हैं, लेकिन क्या ये हमेशा काम करते हैं? क्या कोई ऐसा भी है जो इन सब में बिल्कुल फेल हो जाता है? हाँ बिल्कुल, और ग्रीन उनके बारे में भी चेतावनी देते हैं। वो उन्हें कहते हैं एंटी सिड्यूसर। एंटी सिड्यूसर, ये कौन लोग हैं? एंटी सिड्यूसर वो लोग हैं जो अनजाने में, मतलब बिना चाहे भी, लोगों को खुद से दूर कर देते हैं। वो सिडक्शन के खेल में बिल्कुल नाकाम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनमें क्या कमी होती है? ग्रीन के मुताबिक ये लोग अक्सर बहुत ज्यादा असुरक्षित होते हैं और वो अपनी असुरक्षा रोक नहीं पाते, वो जाहिर हो जाती है। वो बहुत ज्यादा आत्मकेंद्रित, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड होते हैं, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी बातें करते हैं। हाँ। उनमें दूसरों के मनोविज्ञान को, उनकी भावनाओं को समझने की क्षमता नहीं होती। वो शायद जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, सही वक्त पर चुप नहीं रह पाते। उनमें वो बारीकी, वो नज़ाकत, वो सटलिटी नहीं होती जो आकर्षण पैदा करने के लिए जरूरी है। तो मतलब वो आकर्षण पैदा करने के बजाय लोगों को इरिटेट कर देते हैं? हाँ बिल्कुल, वो विकर्षक, रिपेलेंट बन जाते हैं। उनमें वो रहस्य, वो चार्म नहीं होता। वो बहुत ज्यादा खुले, बहुत ज्यादा नीडी या बहुत ज्यादा बोस्टफुल हो सकते हैं।
ग्रीन कहते हैं कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए। समझ गया। तो ये पूरी चर्चा सुनकर ऐसा लग रहा है कि आकर्षण और सिडक्शन, जैसा आपने शुरू में कहा था, वाकई सिर्फ बाहरी रूप रंग का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो गहरे मनोवैज्ञानिक खेलों पर आधारित है। इसमें भूमिका निभाना, रोल प्लेइंग शामिल है, रहस्य बनाना, क्रिएटिंग मिस्ट्री शामिल है, और सबसे जरूरी मानवीय असुरक्षाओं और इच्छाओं को समझना और उनका इस्तेमाल करना शामिल है। हाँ, और ग्रीन का मूल विचार यही है कि ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। ये दुनिया को एक सीड्यूसर की नज़र से देखने के बारे में है, जहाँ सब कुछ एक मंच है, एक थिएटर है, और हर कोई एक अभिनेता, एक किरदार। दुनिया एक रंगमंच। हाँ, और अंत में एक विचार जो ये स्रोत हमारे सोचने के लिए छोड़ता है, वो शायद नीत्शे के एक कथन में छिपा है। नीत्शे? क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, जो कुछ भी प्रेम से किया जाता है वो हमेशा अच्छे और बुरे से परे होता है। अच्छा, मतलब प्रेम में सही गलत नहीं होता। ये एक सवाल उठाता है, क्या सिडक्शन की ये कला, अगर इसमें शामिल दोनों पक्ष राजी हों, अगर वो इस खेल का हिस्सा बनना चाहते हों, तो क्या ये नैतिकता के दायरे से बाहर है? क्या इसे सही या गलत के पैमाने पर तोला जा सकता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। अगर दोनों की सहमति है तो क्या ये सिर्फ एक खेल है या इसमें फिर भी नैतिक सवाल उठते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या मंशा मायने रखती है? क्या नतीजा मायने रखता है? ये सवाल ग्रीन की किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। तो आज हमने रॉबर्ट ग्रीन की आर्ट ऑफ सिडक्शन के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर बात की। ये वाकई मनोविज्ञान की गहराइयों में ले जाती है। हाँ, और ये दिखाती है कि मानवीय रिश्ते कितने जटिल और बहुस्तरीय हो सकते हैं। बहुत खूब। इस चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया।